आज हम बीए पार्ट द्वितीय के ह्यूमन ज्योग्राफी में वातावरण, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। प्राचीन समय से मानव वातावरण के संबंधों का अध्ययन एक मुख्य रूप से होता आया है। 19वीं शताब्दी में जर्मन में इस पक्ष का विस्तृत अध्ययन और प्रतिपादन हुआ, जिसमें वातावरण को सर्वप्रमुख माना गया। परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्ष में इन विचारों में बदलाव फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा लाया गया, जिन्होंने मानवीय पक्षों को प्रधानता दी। बाद में अमेरिकन तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं ने दोनों पक्षों का विश्लेषण कर उनका समन्वय कर दिया। इस प्रकार मानव वातावरण संबंध के अध्ययन में 3 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। नंबर 1, वातावरण निश्चयवाद को जर्मन विचारधारा का मुख्य पक्ष माना जाता है। नंबर 2, संभववाद, जो भूगोल की फ्रांसीसी विचारधारा का मुख्य पक्ष था। तीसरा है नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद या वैज्ञानिक निश्चयवाद, जो अमेरिकन तथा ब्रिटेन विचारधाराओं के मुख्य पक्ष थे। वातावरण निश्चयवाद। वास्तव में वातावरण और निश्चयवाद दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है कि वातावरण निश्चयवाद अथवा नवनिश्चयवाद एक ही संकल्पना है, जिसमें मानव स्वतंत्र नहीं है, बल्कि प्रकृति के नियम या बल द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रित होता है, जो एक विशिष्ट प्रक्रिया के रूप में प्रदर्शित होता है। इसी सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि भौतिक परिस्थितियों का प्रभाव से मानव के सामाजिक संगठनों, आर्थिक क्रियाकलाप और सांस्कृतिक प्रतिरूप निर्धारित होते हैं। अतः ये माना गया है कि मानव का विकास उसके वातावरण द्वारा होता है। विकास। वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का जन्म और विकास जर्मनी में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कांट ने की थी। परंतु इस सिद्धांत को मानने वाले एक विकसित करने वाले मुख्य भूगोलवेत्ता हिप्पोक्रेटिस, थ्यूसिडाइड्स, जॉन तथा हेरोडोटस थे। दूसरा, इनमें जो मुख्य था, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि करने का श्रेय रिटर तथा हुम्बोल्ट और रेडजेल को जाता है। रेडजेल ने मानव पृथ्वी के पार्श्विक क्रियाओं को महत्वपूर्ण समझा और उन्होंने यूरोप की कटी फटी समुद्र तट रेखाओं का प्रभाव निवासियों यूरोप के इतिहास पर पाया। हुम्बोल्ट ने इस वैज्ञानिक ढंग से देखा कि हुम्बोल्ट ने प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से को मानव जातियों के शारीरिक लक्षणों पर और मनुष्य के रहन सहन पर स्पष्टता प्रदर्शित किया था। हालांकि हुम्बोल्ट का यह कहना था कि मनुष्य में बुद्धिबल और आश्चर्यजनक क्षमता है, जिसके द्वारा अपने आप को सभी प्रकार की जलवायु में रहने योग्य बना लेता है। परंतु बुद्धिबल और क्षमता होते हुए मनुष्य सभी क्षेत्रों में पार्थिव जीवन से नितांत संबंध है। डार्विन का प्रभाव। भौगोलिक चिंतन पर डार्विन का गहन प्रभाव था। डार्विन के विचारों से भूगोल में 4 दर्शन लिए गए। नंबर 1, डेविस के द्वारा समय और विकास की संकल्पना, परिस्थितियों की संकल्पना, पर्यावरण तथा जैव तत्वों में अंतर संबंधों की संकल्पना हैकेल द्वारा ली गई। हावर स्पेंसर द्वारा जैविक अवस्थाएं सिद्धांत रेडजेल
सैम्पल, फ्लूयर, हंटिंगटन द्वारा संघर्ष और चुनाव का विचार यथाकिस अवसरों का दर्शन प्रस्तावित किया। रेड जेल का योगदान। रेड जेल डार्विन से संबंधित प्रभाव थे तथा भूगोल को जीव भूगोल की शाखा मानते थे। उन्होंने मानव के सक्रिय एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं को माना। इन्होंने जापान, यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण देकर बताया कि समान स्थानों पर समान जीवन पद्धति होती है। भौतिक लक्षणों का प्रभाव इतिहास लोगों का जीवन पद्धति तथा विकास की अवस्था पर पड़ता है। उन्होंने राज्य की तुलना एक जीव से की। रेड जेल ने मानव की तुलना में वातावरण को अधिक प्रभावशाली माना। उन्होंने अपने एंथ्रोपोग्राफिया के प्रथम खंड में ये स्पष्ट रूप से लिखा कि पृथ्वी पर मानव वातावरण अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। रेड जेल के अनुसार प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां ही मानव जीवन को ढालती हैं। हालांकि रेड जेल ने वातावरण के प्रभावों के साथ साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक कारकों को भी महत्वपूर्ण माना। फ्रेडरिक रेड जेल को मानव भूगोल का संस्थापक भी कहा जाता है। रेड जेल के प्रमुख कार्यों में मानव भूविज्ञान या इतिहास पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। इसी खंड में ये मानव भूगोल में प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति का विकास करना चाहते हैं। रेड जेल ने मानव की प्राकृतिक नियमों के भीतर रहने की सीमा पर बल दिया। रेड जेल का एंथ्रोपोग्राफिया में निर्गमनात्मक उपागमों से मनुष्य के भूगोल की व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया। रेड जेल ने सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक घटनाओं में व्यवस्थित अध्ययन को जोड़कर नई भूमिका प्रदर्शित किया। रेड जेल मुख्य रूप से डार्विन के कार्यों से प्रभावित थे। इन्होंने डार्विन के विचारों को मानव समाज पर लागू किया। इन्हीं समाज ने स्पष्ट किया कि वनस्पति और जीव तत्वों की भांति मानव की विशेष पर्यावरण में रहने के लिए संघर्ष करता है। यह सामाजिक डार्विनवाद कहलाता है। सन 1897 में रेड जेल के राजनीतिक भूगोल लिखा, जिसमें उन्होंने राज्य को जीवित कारक माना। उन्होंने कहा कि एक जीवित जीव की भांति राज्य भी या तो जीवित रहेगा या मर जाएगा। यह सदैव स्थिर नहीं रहेगा। यह यहाँ निवास स्थानों का दर्शन ही था जिन्होंने श्रेष्ठ हनी प्रजातियों के विवाद को जन्म दिया तथा ये प्रचारित किया कि श्रेष्ठ प्रजातियां राष्ट्र को अपने क्षेत्र, निवास स्थान, साम्राज्य का हीन प्रजातियों के मूल पर विस्तार करने का अधिकार है तथा ये संकल्पना राज्य का जीव सिद्धांत, ओरिजिन थ्योरी ऑफ द स्टेट कहलाती है। मानव समूह पर भौतिक पर्यावरण के प्रभावों का विवेचना करते हुए उन्होंने व्याख्या की कि विभिन्न चरणों में मानव समाज के विकास किया है। आखेट या मत्स्य पालन, खुरपा कृषि अवस्था, कृषि के अंतर्गत फसल उत्पन्न करना जहां भूमि पर हल चलाया जा सके, मिश्रित कृषि जहां कृषि में पशुपालन के साथ साथ कृषि की जाती हो, अमिश्रित पशुपालन, बागवानी। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि आवश्यक नहीं कि सभी आर्थिक अवस्थाओं से होकर गुजरे। रेड जेल के समय में भौतिक बनाम मानव भूगोल के द्वैतवाद का विवाद प्रारंभ हुआ। एलन चर्चिल सैम्पल के विचार। कुमारी सैम्पल रेड जेल की शिष्या या अनुयायी थी। इन्होंने जर्मन में मानव विज्ञान अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई और इन्होंने मानव पर्यावरण के अध्ययन में रेड जेल के नए उपागमों से बहुत प्रोत्साहन मिला। वर्ष 1913 में इन्होंने अमेरिका के इतिहास एवं इसकी भौगोलिक दिशाओं का प्रकाशन किया। इन्होंने अपने शास्त्रीय ग्रंथ भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव 1911 के प्रथम खंड में रेड जेल के मानव भूगोल भूविज्ञान को अपना प्रतिरूप प्रस्तुत किया। ये निश्चयवादी थी तथा यह निम्नलिखित वक्तव्यों के लिए बहुत ज्ञात हुई
मानव भूतल का उत्पादक है। इसका केवल यही अर्थ नहीं है कि मानव पृथ्वी की संतान है, उनके धूल कणों हैं, बल्कि पृथ्वी ने उन्हें मातृत्व दिया है, पोषण किया है, उद्देश्य दिए हैं, चिंतन की दिशा दी है, समस्याओं से जुड़ने सिखाया है, जैसे मानव के शारीरिक शक्तियों और बुद्धि तीक्ष्ण हुई है। कुमारी सैंपल ने भौगोलिक अध्ययन के उद्देश्य के संदर्भ में संकल्पनावादी दृष्टिकोण अपनाया। उनका समस्त अध्ययन मनुष्य पर केंद्रित था और मनुष्य पर ही समाप्त होता है। आदिम सभ्यता से लेकर आधुनिक सभ्यता के विकास तक मानव अशांत रहे। इसी संबंध में इतिहास एवं प्रजातियों के सक्षम भी पर्यावरण के विरुद्ध हैं। कुमारी सैंपल के अनुसार संपूर्ण विश्व अभिन्न है तथा प्रत्येक राष्ट्र समुद्री भौतिक व ऐतिहासिक तथा संपूर्ण भागों का एक अंश माना जाता है। धार्मिक विचार नियंत्रण से अछूते नहीं है। पर्वत चारों दिशाओं से कदाचित पहुंच जा सकता है, तब पर्वत विंध्य कदाचित ही प्रकृति का भेदभाव होते हैं, तब पर्यावरणीय क्षेत्र में निवासी नवद्वैध होते हैं तथा इसी क्षेत्र में विचारों का प्रसारण विश्व एवं परिवर्तन के लिए प्रोत्साहन के लिए पर्यावरण में सहयोग नहीं मिलता। कुमारी सैंपल ने रेड जेल के विचारों को अमेरिका में भी फैलाया। उनकी 3 पुस्तकें लिखी गई। 1903 में अमेरिका इतिहास और इसकी भौगोलिक दर्शन, नंबर 2 1911 में भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, नंबर 3 भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल। कुमारी सैंपल वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत की समर्थक थी। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि प्रकृति ने पर्वत पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पैर दिए हैं। उन्होंने वहाँ ढालों पर चढ़ना उतरता है, तो समुद्र तट पर रहने वाले मनुष्यों को कमज़ोर और ढीले ढाले पैर दिए हैं, परंतु हाथ मजबूत दिए हैं, जिससे अपनी नावों को पतवार चलाते हैं। सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण के प्रभाव को केवल भोजन, वस्त्र, मकान, आर्थिक उद्योग पर नहीं, वरना उसके विचार, भावनाओं, धार्मिक विश्वासों पर भी बतलाया। उन्होंने अपने सिद्धांत को बल देने के लिए उन्होंने अपनी पुस्तक का उदाहरण भर दिए। वातावरण निश्चयवाद के समर्थक दूसरे अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन का नाम प्रसिद्ध है। हंटिंगटन ने विश्व विचार के लिए विभिन्न प्रवृत्तियों के लिए गहन अंतर संबंधों की खोज का प्रयास किया और विश्व संरचना का निर्माण एकता चाहता था। इन्होंने तिब्बत तथा मध्य एशिया की यात्राएं की तथा अनुभव के आधार पर भूविज्ञान, जलवायु विज्ञान पर आ गए। वे एक पर्यावरण निश्चयवादी थे जिन्होंने राष्ट्र और मानव समूह के जीवन पद्धतियों को मौसमी तथा जलवायु दिशाओं के अंतर संबंधों की व्याख्या करना चाहा। 1915 में इन्होंने संस्कृति एवं जलवायु का प्रकाशन किया। उन्होंने बताया कि मानव सभ्यता का विकास उसी क्षेत्र में हो सकता है जहाँ प्रेरक मौसम हो, जहाँ अच्छा मौसम रहा हो। इसके विपरीत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ताप सभ्यता का उच्चतर प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करता है। संस्कृति विकास के साथ साथ ही सभ्यता की शीत क्षेत्रों में स्थानांतर हुई, तो इतिहास के निर्माण में चयनात्मक प्रवास, चयनात्मक जीविका के साथ साथ ही समान संस्कृति वाले लोगों में अंतर्भावों के अत्यंत प्रभाव डालता है। अपने ग्रंथ में जलवायु परिवर्तन और इसकी प्रकृति एवं कारणों में हंटिंगटन ने माना कि मानव पर जिस भौगोलिक कारक का प्रभाव पड़ता है उनमें जलवायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक जलवायु जिसका उचित ताप मानव की बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करता है। हंटिंगटन का अनुकूलतम जलवायु सिद्धांत मुख्य रूप से जलवायु से उपयुक्त दिशाओं पर आधारित है। एशिया की धड़कन 1907 हंटिंगटन ने 2000 वर्ष पूर्व पश्चिमी एशिया के सूखे, जिसमें बड़ी मात्रा में लोगों का फिस्तान और विस्थापन हुआ, उसका जिक्र किया। संस्कृति के प्रमुख स्रोत
1945 में, मानव भूगोल के सिद्धांत 1920 में, संस्कृति और जलवायु कारक जिसमें आर्द्र अमेरिका से वर्णित है 1914 में प्रकाशित किया गया। विश्व शक्ति और विकास 1919 में सहलेखक डॉक्टर स्टीफन सर्जेंट विहार। पृथ्वी और सूर्य 1923 में। मौसम एवं स्वास्थ्य जन्म का मौसम 1936 में। हार्टिंगटन ने विशेष प्रकार के जलवायु में सभ्यता की उपलब्धि को संबोधित किया। हार्टिंगटन के अनुसार जलवायु में परिवर्तन से इतिहास की धड़कन बढ़ जाती है। इन्होंने विश्व के मधुर तथा तीक्ष्ण जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया, जिन्होंने जनजातियों के अतिक्रमण, धावों और सूखे चारागाहों से संबंध स्थापित किया। अब है संभववाद, जो हम आगे अगले अध्याय में ग्रहण करेंगे।